जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ मैम, दिख रहा है। हम्म अब देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था पुरातत्व के प्रकार। ठीक। अब आर्कियोलॉजी का अभ्यास करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी हो आर्कियोलॉजी, चाहे आप मराइन करो, मराइन आर्कियोलॉजी हो, या फिर आप स्थलीय आर्कियोलॉजी कर रहे हो, भूमि को देख रहे हो, चट्टानों को देख रहे हो, पुरातत्व कोई भी हो, उसके उपकरण निश्चित है। इन उपकरणों को साथ में रखकर ही आप किसी क्षेत्र को देख सकते हो, उसका पुरातत्वीय अभ्यास कर सकते हो। ठीक। ये उपकरण और पुरातत्व के पहले से कैसे पुरातत्व का अभ्यास और उसकी खोजबीन शुरू होती है, उसकी विधियां, ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक। अब देखिए, पुरातत्वविद काम कैसे करते हैं उसे लेकर पहले बताया है और फिर उपकरणों को लेकर बताया है कि पुरातत्व शास्त्र क्या करता है कि किसी भी भूमि के, समाज के, देश के जो एरिया है, क्षेत्र है, उसके जो भौतिक अवशेष है, उसके माध्यम से अतीत का अध्ययन करता है, पास्ट का अध्ययन करता है ना? क्योंकि कोई भी पुरातात्विक स्थल जो है वो किसी भी क्षेत्र की खुदाई केवल, ध्यान रखना, ये एक ही बार की जाती है। ऐसा नहीं है कि आज आपका ग्रुप गया तो आपने इस पुरातात्विक क्षेत्र पर वहां जाकर अभ्यास किया, तो कल कोई और ग्रुप जाएगा और वो वापस वहां पर अभ्यास करेगा। ऐसा नहीं होता है। जब एक बार किसी ने अध्ययन किया है तो उसने जो अध्ययन किया है उसे हर तरह से जानकारी लेना जरूरी है, और वो जानकारी सरकार के पास देना, या जो भी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके पास देना या उसे प्रकाशित करना जरूरी है। प्रकाशित करने के पश्चात अगर कोई अगला व्यक्ति उस स्थल को जाकर अपना अध्ययन करना चाहता है, तो जिस स्थल में जितनी जानकारी के साथ अध्ययन हुआ है उसे वो पुनः नहीं उकेर नहीं सकता है, या पुनः उसे खोज नहीं सकता है, खुदाई नहीं कर सकता है। एक बार जो खुदाई हो चुकी है उसके पिक्चर्स आप देखिए, उसके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं, वापस उसकी खुदाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वापस बार बार खुदाई करने से वो जो पुरातत्वीय अवशेष है वो नष्ट होने की संभावना होती है ना? तो इसीलिए जो भी पहली बार वहां पर पुरातत्व की अभ्यास कर रहा है या खोजबीन कर रहा है, तो उसे ये सारे उपकरण अपने साथ रखना जरूरी है, ताकि ये सारे उपकरणों के माध्यम से जो भी जानकारी, सत्य जानकारी इन उपकरणों के माध्यम से मिलती है, उसी के आधार पर आगे की स्टडी हो, वो जो अवशेष है उसको कोई वापस छेड़े नहीं। ठीक। अब देखिए, उपकरण कौन कौन से हैं। पहले उपकरणों के नाम देखिए। डम मैम मैम पुरातत्व क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मैम उसका? आप कौन सा विषय पढ़ रहे हो? मैम ये पुरातत्व, अच्छा वो इसका मतलब याद करो। ओके। पुरातत्व ठीक है शास्त्र ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजी। ओके ओके ठीक है मैम। ठीक। और खोदना, अगर खुदाई करते हैं पुरातत्व के अभ्यास के लिए तो उसे कहते हैं एक्सकेवेशन। ठीक। ध्यान ठीक है मैम। रखना। हाँ। हाँ, ध्यान रखना। अभी ये तो सारे उपकरणों के नाम तो इंग्लिश ही है, इसलिए इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो, डंपी लेवल, उसके बाद है थियोडोलाइट, इनका मैं आपको विशेष रूप से आगे बताऊंगी। फिर है टोटल स्टेशन, मैटक, ट्रॉवेल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, जीपीएस और जीपीआर भी कंपलसरी लगता है, रेंजिंग पोल, कंपास, जीपीआर अभी बताया मैंने, जिसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार भी कहते हैं, डिफरेंशियल मैग्नेटोमीटर और प्रतिरोधकता मीटर। ये 11 उपकरण इसके लिए लगते हैं। अब इन उपकरणों का क्या कार्य होता है ये हम एक एक करके देखते हैं। देखो, ये आपको मशीन दिख रही है, इसे कहते हैं डंपिंग लेवल, और ये इस पर रखी हुई है, इस पर रखकर ही उसका अध्ययन किया जाएगा। तिपाई इसे कहते हैं, जिसके 3 कोने हैं या 3 स्टैंड है। ठीक। अब डंपी लेवल मशीन क्या करती है?
यह सर्वेक्षण का उपकरण है। मतलब पूरे भूमि का सर्वेक्षण करना, कौन सी भूमि की ऊंचाई कितनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने बताया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो वो स्थल है, उसमें कोई कोई भूमि कैसी है, उसकी ऊंचाई अधिक है, कहीं कहीं पर उसकी जो ऊंचाई है वो कम है किसी की अपेक्षा से। तो जो सामान्य समतल जमीन है, उस समतल जमीन से कि कौन से पुरातत्वीय स्रोत जो है स्थान जो है, उन स्थानों की ऊंचाई अधिक है, कौन से उसके नीचे के स्तर पर है ना, किसकी ऊंचाई कम है। तो ये देखने के लिए, भूमि की ऊंचाई को देखने के लिए, कितनी ऊंचाई है, कैसी है, कहाँ कहाँ से वो उसकी ढलान बड़ी है, कहाँ कहाँ से ढलान कम हुई है, ये सब अध्ययन करने के लिए जो उपकरण लगता है उसे कहते हैं डंपी लेवल। ठीक, अब इसमें जो पार्ट है, देखो आपको आगे टेलीस्कोप दिखेगा, है ना। टेलीस्कोप, बबल लेवल, ये इसके पार्ट्स के नाम है। ये क्या करता है कि इसमें जो टेलीस्कोप लगा हुआ है वो क्या करता है, उस एक मापक छड़ी से उसको देखा जाता है, एक माप उसका निर्धारित किया जाता है और उससे पढ़ाई ली जाती है। फिर उसके ऊपर के अगर आपको कोई स्रोत दिख रहे हैं तो उसकी ऊंचाई अधिक है, उसके नीचे अगर आपको दिख रहा है कि आगे जाकर ढलान हो रही है उस भूमि में, तो उसकी समुद्र के तल में गहराई अधिक है ना, जमीन के नीचे उसकी गहराई है, ऐसा जाना जाता है। लेकिन एक जो समतल भूमि है उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो खुदाई स्थल जो है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी कितनी ऊंचाई है, वो हमारे यहाँ के भूमि से कितना ऊंचाई पर है, या उसकी कहीं कहीं पर ऊंचाई बहुत कम है, तो उसके आधार पर या उसका अध्ययन करने के लिए ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आधार पर यह भी पता चलता है कि जो प्राचीन काल में जो महल आदि थे, प्रासाद आदि थे, या उस समय के घर आदि थे, उस समय की जो जमीन है वो आज की जमीन की अपेक्षा ऊपरी स्तर पर थी या निचली स्तर पर थी, है ना। फिर दूसरा जो है वो है थियोडोलाइट। अब ये देखो, ये भी सिंधु घाटी, एक ही सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने आपको फोटो दिए है, आपको ध्यान में आ जाएगा ताकि। अब देखो इसमें क्या है, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई अधिक है, कहीं कहीं पर बहुत नीचे है, देख लिया। पर ये कहीं कहीं किसी किसी कोने में डिवाइड है। तो हर जगह कोने का नाप, कोन में जो कोना है, वहां उसका कोण और उसका नाप लेने के लिए एक मशीन होती है या एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं थियोडोलाइट। ये कोण नापने वाला यंत्र है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी कोण नापे जाते हैं। हॉरिजॉन्टली ये कितना लंबा है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, है ना, और वर्टिकली ये कितना लंबा है, ये दोनों देखने के लिए वो जो पुरातत्वीय स्थल है उनके लिए ये मशीन लगती है या उपकरण लगता है, जिसे कहते हैं थियोडोलाइट। इसमें भी टेलीस्कोप होता है, ये आपको दिखेगा। ठीक, तो ये क्या करता है, दो कोनों के जो बिंदु है या दो कोनों के बीच के दूरी को नापता है, भले ही वो ऊपर से नीचे तक हो, या भले ही वो दाएं से बाएं ओर हो, या बाएं से दाईं ओर हो। ठीक, तो इसमें पुरातत्व में इसका क्या उपयोग होता है। तो जो प्राचीन इमारत है वो कितनी लंबी थी, जैसे आज आपको उन 50 50 100 मंजिलों तक की इमारतें मिलती है, लेकिन प्राचीन समय में भी उतनी मंजिलों वाली, उतनी ऊंचाई वाली इमारतें थी। तो उन इमारतों की दिशा जानने में भी, उनकी ऊंचाई जानने में भी, उनके कोनों को जानने में भी, एक कोण से दूसरे कोण तक कितना दूरी है उनको देखने में भी, मंदिर और स्तूप कैसे बने रहे होंगे उनका अंदाजा लगाने के लिए भी, और उनका मैप बनाने के लिए भी थियोडोलाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक, इन शॉर्ट, इस उपकरण से जो स्थल की सही रूपरेखा है वो हमें पता चलती है, ऊपर से नीचे तक और आगे से पीछे तक। ठीक, फिर तीसरा है टोटल स्टेशन। ध्यान रखना, टोटल स्टेशन और थियोडोलाइट में अंतर क्या है। टोटल स्टेशन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण उपकरण है, और इसमें थियोडोलाइट से ज्यादा, मतलब थियोडोलाइट में बस टेलीस्कोप था, इसमें टेलीस्कोप के साथ डिजिटल स्क्रीन भी है, मेमोरी भी वो स्टोर करके रख सकता है, इसमें जीपीएस कनेक्शन भी है। तो ये जो कोनों का फोटो लेगा, इमेज बनाएगा, तो वो 3D के साथ बनाएगा। जब कोई भी किसी भी पुरातत्वीय स्थल की आप इमेज, 3D इमेज देखते हो, जैसे आप यूट्यूब पर जाओगे
तो यूट्यूब पर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे 3D एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, उनके पिक्चर्स मिलेंगे। जब कोई बताता है, जानकारी देता है यूट्यूबर, तो वो क्या करता है, उस समय 3D पिक्चर्स के साथ आपको बताता है कि प्राचीन काल में ऐसा था, है ना। तो वो जो पिक्चर्स बनाए जाते हैं, वो जिस उपकरण के माध्यम से बनाए जाते हैं वो है टोटल स्टेशन। इसके माध्यम से 3D नक्शा बन सकता है, फिर वस्तुओं की सटीक स्थिति जो है वो दर्ज करा सकता है। ठीक। फिर आगे है मैटक। वो ये कैसा देखो, है? ये किसके जैसा है दिखने में, दिख रहा है हैमर आपको? जैसे मैम। कुल्हाड़ी। बड़ा, कुल्हाड़ी जैसा। कुल्हाड़ी जैसा है, बड़ा होता है ये। अब ये किसके काम आता होगा? खोद के ये पता करना रहता है कि कितना क्या है उस हिसाब हाँ, से। देखो कभी कभी जमीन के नीचे भी पुरातत्वीय स्थल मिलते हैं, ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, कभी कभी कठोर मिट्टी आ जाती है, मिट्टी कठोर हो जाती है बहुत वर्ष बीतने के बाद। तो उनके नीचे के पुरातत्वीय स्थल देखने के लिए आपको आगे उपकरण आएगा, तब आपको पता चलेगा कि उनको कैसे पता चलता है कि इन मिट्टी के, इन पत्थरों के नीचे ऐसा ऐसा होगा, या यहाँ पर हमें कुछ पुरातत्वीय स्रोत मिल सकते हैं, उसकी भी एक अपना उपकरण है। तो जब उन उपकरणों के माध्यम से वे जानते हैं कि इस जमीन के नीचे इतने मीटर के बाद हमें पुरातत्वीय अवशेष मिल सकते हैं, तो वो उनको खोदना पड़ेगा। तो उसे खोदने के लिए हमारी सामान्य कुल्हाड़ी नहीं चलती वहां पर, ये मेटक का इस्तेमाल किया जाता है। ये नुकीला होता है और इसमें थोड़ा सा चपटा ब्लेड होता है, जैसे कुल्हाड़ी होती है वैसा नहीं होता ये। तो इससे क्या होता है कि ऊपर का जो परत है, जो कठोर मिट्टी है, कठोर पत्थर है, वो टूटता है, लेकिन नीचे के जो पुरातत्वीय स्रोत है उनको हानि नहीं पहुंचती, है ना। इसीलिए, और कुल्हाड़ी में क्या होगा, सीधे के सीधे सारी की सारी मिट्टी आ जाएगी, क्योंकि कुल्हाड़ी लंबाई में बड़ी होती है, ये लंबाई में बड़ा नहीं होता। लंबाई में मतलब नीचे से, है ना। कुल्हाड़ी देखी ना अपनी, कुल्हाड़ी बहुत अलग होती है। वो आकार नुकीली बाकी, होती है जिससे कि आकार बाकी चोट लगते सेम ही है। वो खंडित हो सकता है कुछ। हाँ, तो ऊपर के बस कठोर मिट्टी है, पत्थर है, उस पर ही बस उसका क्या करे, वो घाव लगे, उतना ही पतला इसका ब्लेड होता है, ताकि ऊपर का पत्थर भी टूटे और नीचे का जो अवशेष है उसको कोई खराबी ना। ठीक। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो पुरातत्वीय स्थल है उन स्थलों की कठोर मिट्टी तोड़ने में, पत्थरों को हटाने में, जो जड़ें है वहां पर वृक्षों की जड़ें होती है उनको काटने में, वहां की मिट्टी जो पूरा एरिया है वो साफ करने में होता है ना। मतलब इन शॉर्ट, मेटक का इस्तेमाल किया जाता है जो ऊपरी परत है, सख्त परत, उसको हटाने में, ताकि नीचे के अवशेषों का अध्ययन हम कर सके। ठीक। फिर इसके बाद आता है ट्रॉवेल। अब ये क्या है, कुल्हाड़ी जैसा है, वो बड़े बड़ा था, अब ये बहुत छोटा है। इसके अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, ये त्रिकोणाकार होता है। आगे से बस छोटा सा वो ब्लेड जो होता है, उसका आगे का नुकीला पार्ट होता है। ये क्यों, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अब आपने ऊपरी परत हटा दी, ऊपरी परत हटाने के बाद भी वहां पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी है और आप उस उपकरण को साफ करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कैसी है, लेकिन वो मिट्टी आपके हाथ से नहीं निकल रही है। तो उस समय इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जो नाजुक खुदाई के औजार के रूप में जाना जाता है, छोटा होता है। जो ऊपर की छोटी छोटी मिट्टी की परत है आपको हटाना है, तो उसके लिए आपको ट्रॉवेल लगता है। हाथ में लेकर आप धीरे धीरे वहां की मिट्टी हटा सकते हैं। कभी कभी नाजुक वस्तुएं होती है, आभूषण आदि मिलते हैं, कॉइन्स आदि मिलते हैं, तो उनके ऊपर कोई परत लग जाती है बहुत वर्षों से, वो जमीन के नीचे होने के कारण। तो वो परत को हटाने के लिए, जो कि हाथ से नहीं निकल सकती, उन परतों को हटाने के लिए ये ट्रॉवेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रॉवेल का सबसे बड़ा पुरातत्व में उपयोग ये है, ये स्पेशली पुरातत्व के लिए ही बनाया गया है। इसका सबसे, ये उपकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी कितनी भी नाजुक पुरातत्वीय चीज हो, आपको स्रोत मिले या कोई भी अवशेष मिले, वो कितने भी नाजुक रहे, वो इनको, उन अवशेषों को ये नुकसान नहीं पहुंचने देता। ठीक। फिर इसके बाद देखिए जीपीएस। जीपीएस का काम क्या होता है? ढूंढना कहाँ पे, मैं नक्शे के ढूंढना। अच्छा, नक्शे का पिक्चर दिखा तो आप नक्शे को ढूंढना बोलोगे? नहीं, नहीं, मतलब भौगोलिक कहाँ स्थिति पे के। है,
अगर जो जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे है, वो बाद ही तो खुदाई या कुछ भी करेंगे। सही है। जीपीएस मैम मार्ग लोकेशन दिखाने में पता काम करने आता के है। लिए मैम, जी लोकेशन देखिए, पता करने के लिए। हाँ लोकेशन पता करने के लिए भी, मतलब उस जो स्थान है उसकी पूरी भौगोलिक स्थिति, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका लैटिट्यूड, उसका अल्टीट्यूड सब जानना है तो आपको जीपीएस चाहिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें शब्द आया है ना पोजिशनिंग, यानी उसकी स्थिति, है ना, उसकी पोजीशन, वो जीपीएस है। अब ये जीपीएस क्या करता है, ये जीपीएस की मशीन भी कंपलसरी साथ में लगती है। ये काम कैसे करता है, तो इसे अगर जो आपका पुरातत्वीय स्थल है उस स्थल पर आपने वहां पर जीपीएस लगा दिया, रख दिया, तो वो जो पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स होते हैं उन सैटेलाइट्स के साथ जीपीएस का कनेक्शन होता है। वो संकेत वहां से प्राप्त करता है, और वो प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 सैटेलाइट यानी 3 उपग्रहों से वो उस भौगोलिक स्थिति का स्थान निर्धारित करता है। और जो चौथा उपग्रह होता है, चौथा सैटेलाइट होता है, उसकी उसके साथ सटीकता की पुष्टि करता है कि इन तीनों से जो जानकारी मिली है वो वास्तव में सटीक है या नहीं, 101% राइट है या नहीं, वो चौथे सैटेलाइट से मिली हुई जानकारी के साथ मैच करता है। और जब मैच होती है तब उस स्थल को या उस स्थिति को सही मान लिया जाता है पूर्ण रूप से। लगभग जीपीएस से जो भी हमें मिलती है जानकारी वो गलत नहीं होती है, क्योंकि वो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होकर ली जाती है। इस कारण से ऊपर से जो जानकारी मिलती है वो गलत नहीं होती है, और इसमें एट ए टाइम 4 उपग्रह कार्य करते हैं, है ना। तो ये जीपीएस आपको क्या बताएगा, ये भी जीपीएस आपको स्थान बताने का कार्य करता है। कि आप समझो नालंदा विश्वविद्यापीठ जो था उसकी खुदाई करने के लिए गए, और आपने सोचा कि मुझे नालंदा विश्वविद्यापीठ आज से 1000 साल पहले या 1500 साल पहले वो कैसा था उसकी संरचना को ढूंढना है, उसकी संरचना का अभ्यास करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक था, वो कितना बड़ा था, कौन से स्थान पर क्या था, उनका शयन कक्ष कहाँ होता था, उनका भोजन कक्ष कहाँ होता था, जो विद्यार्थी है उनका अध्ययन कक्ष कहाँ होता था, ये सबकी जानकारी मुझे प्राप्त करना है। आप गए वहां पर तो आपको ये सारे उपकरण साथ में रखने पड़ेंगे। उस समय जीपीएस से आपको देखना पड़ेगा कि ये नालंदा पूरा विश्वविद्यापीठ है, ये कितना लंबा था, उसका एग्जैक्ट स्थान क्या है, पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा से भी, भारत की अपेक्षा से भी, और उसके पश्चात यहाँ से वो कहाँ तक इसके पुरातत्वीय स्रोत है उसके आधार पर हम जान सकते हैं। ठीक, फिर उस जीपीएस के अंदर जो जो भी एरिया आता है वो सब उसमें जाएगा। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये इस स्थान से कितना दूरी पर है। जैसे आपको ये पता चलता है कि बेंगलोर से मैसूर 3 घंटे का रास्ता है, ये किसके आधार पर पता चलता है, जीपीएस के आधार पर पता चलता है ना। और उसके बाद हम मैप को लगाते हैं, पर मैप के साथ भी जीपीएस जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और उसकी दिशा कौन सी है, इनको देखने के लिए जीपीएस का होना आवश्यक है। ठीक, तो सटीक लोकेशन, उस स्थान का रिकॉर्ड, उसका मानचित्र यानी उसका नक्शा बनाना है, और आपको फील्ड स्टडी करनी है। तो आपको कौन कौन सी जगह में, इसमें भी आप, ये इतनी सारी जगह आपको छोटी दिख रही है, लेकिन सोचो ये इतने बड़े बड़े शहर है और ये सब मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता बनी। सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र एक शहर नहीं है, इतने सारे शहरों के नाम मिले हैं जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ना। और उसमें जो जो भी नाम लिखे हैं ये सारे बड़े बड़े शहर है। उसमें आपको हड़प्पा पता होगा, मोहनजोदड़ो पता होगा, बाकी के नाम तो सुने भी नहीं है, है ना। तो ये पूरा जो है इसमें कौन कौन सा एरिया कवर होता है ये सब दिखाने का कार्य करता है जीपीएस। ठीक, फिर इसके बाद आता है रेंजिंग पोल। देखो आपको दिख रही है सीधा डंडा जो है वो सफेद और लाल कलर का है, पिक्चर में दिख रहा है। हाँ मैम। हाँ, ये जो डंडा है ना, ये भी जो पुरातत्वज्ञ है, जो पुरातत्व का अभ्यास कर रहे हैं उनको साथ में रखना जरूरी है। वो 2 से 3 मीटर लंबा होता है ना। और इसके बाद भी वो हल्का और मजबूत होता है। जब आप अध्ययन कर चुके हो या आपने इतने इतने एरिया का अध्ययन किया है,
जैसे कि अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का आपको मैप दिखाया था, है ना। अब इतना अध्ययन एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अब सोचो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक हड़प्पन संस्कृति जो है, जो कि हड़प्पा गांव में है, शहर में है, उस हड़प्पा एरिया को भी एक अकेला पुरातत्वज्ञ अभ्यास नहीं कर पाया। अब अगर आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का अभ्यास करना है तो उसमें इतने सारे क्षेत्र हैं, तो फिर इनका अध्ययन कैसे चलता है। जैसे कि मैं आर्कियोलॉजी की स्टडी कर रही हूँ और आप सब आर्कियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं इसमें से जो धोलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का, उस शहर में जाकर, उस एरिया में जाकर मैं पुरातत्व का अभ्यास करूं। मैंने 5-10 साल लगातार उस पर अभ्यास करके उसके एक एरिया को पूरी तरह से जांच लिया। धोलावीरा के बस एक एरिया को, 5-10 साल में उस एक एरिया में जितने भी पुरातत्वीय स्रोत मिले उन सबको मैंने अच्छे से अध्ययन कर दिया, सबके अच्छे से फोटोज वगैरह लिए। सैटेलाइट से कनेक्शन इन उपकरणों का होता है तो अच्छे से फोटो आते हैं। इनकी सारी जानकारी लिखी और इसको मैंने प्रकाशित किया। जब मैंने इसका सारा अध्ययन किया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस एरिया की सारी जानकारी मैंने ली है और मैंने वो सरकार की ओर से प्रकाशित की है। तो वहां पर मुझे रेंजिंग पोल लगाना जरूरी है, ताकि अगला जो आर्कियोलॉजिस्ट आए वो उस रेंजिंग पोल को देखकर जान पाए कि अब इसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका अध्ययन किया। ठीक। अब मैंने ही धोलावीरा का मैम एक, डेजर्टेशन नहीं करना, जी बोलिए। जैसे डेजर्टेशन करना है हमको वैसे। हाँ, जैसे आज तक डेजर्टेशन हुआ है वैसे, कि इस पर एरिया का काम हो चुका है, इस एरिया में अब कोई और नहीं कर सकता। सबको नया नया करना होता है, पर इसमें में मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो, जैसे मुझे पता है मेरे पास 10 वर्ष का समय है। 10 वर्ष में मैं ढोलावीरा में जितने भी पुरातत्वीय हड़प्पन संस्कृति से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी मिलेगा, मुझे उन सबका अध्ययन करना है, विशेष विशेष अध्ययन करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक एक एरिया में सबको बांट कर रखूंगी कि पहले 2 वर्ष में, पहले 1 वर्ष में मुझे इतने ही वर्ग को, इतने ही एरिया में जो पुरातत्वीय स्रोत मिलते हैं उनका ही अभ्यास करना है। ये मैनेजमेंट होती है। तो मुझे इतने ही एरिया का करना है ना, तो उन वर्गों को बांटने के लिए भी रेंजिंग पोल की जरूरत पड़ेगी मुझे। ताकि मुझे तो अब पता नहीं है कि ढोलावीरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ एंड होता है ना। मुझे तो वो मैप के आधार पर ही चलना पड़ता है। मुझे नहीं पता है कि मैंने कल कहाँ तक पढ़ाई की थी, कहाँ तक मैंने लिया था। तो जहां मैं एंड करूंगी वहां पर मुझे रेंजिंग पोल लगाना जरूरी है, कि क्योंकि मुझे भी याद रहे कि इतने एरिया का मैं अभी अध्ययन कर रही हूँ और उसके पश्चात मुझे आगे का करना है। तो खुदाई के क्षेत्रों को जब हम वर्गों में बांटते हैं, उन वर्गों में बांटने के लिए भी, उनका नाप करने के लिए भी, और उनका अलाई मतलब एक रूपरेखा तय करने में भी उस स्थल की, कि मुझे इतने इतने एरिया का ही अध्ययन करना है, इन सब के लिए रेंजिंग पोल की जरूरत होती है। अगर मैम कभी पर आप, जैसे अभी आपने पहले बताया था कि आर्कियोलॉजी में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अंडर वाटर वगैरह ये सब हाँ, है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं कि भाई मुझे धोलावीरा करना है या फिर द्वारका का करना है, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया को लोगे, सब्जेक्ट को लोगे, या सभी सब्जेक्ट को एक साथ में करोगे? ये ऐसा नहीं होता है। देखो, जो अवशेष है उन अवशेषों का अध्ययन करने के लिए मुझे उन विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। ये देखो, ये उपकरण है। अभी समझो, मैंने आपने द्वारका का उदाहरण दिया। मैंने सोचा कि मुझे द्वारका में अध्ययन करना है, द्वारका में जो मराइन मतलब मराइन आर्कियोलॉजी के माध्यम से मुझे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत क्या रहेगी, कि जो मराइन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मुझे मिलेंगे वो अलग रहेंगे ऑब्वियस, धरती की अपेक्षा से। तो जो मराइन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उनको कैसे हैंडल किया जाता है, उनको कैसे निकाला जाता है, उनको निकालने के लिए क्या क्या पद्धतियों का अवलंब किया जाता है, इनका मैं अध्ययन करूंगी। फिर वहां पर मिलने वाली जो चीजें हैं उनका मुझे समय निर्धारण आदि करना है, तो मैं कौन से विधियों के माध्यम से मैं उनका समय निर्धारण कर सकती हूँ। फिर वहां पर मिलने वाली जो चीजें हैं, अगर उसमें कुछ मुझे औषधियों से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसमें रसायनों का उपयोग हुआ है, और मुझे इतना पता है, अभी मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर रसायन का अधिक का उपयोग हुआ है, या
कोई और पदार्थ का उपयोग हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जब मुझे अवशेष मिलते हैं तब मुझे उस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा कि वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मुझे वहां पर नीचे मूर्तियां मिली, तो मूर्तियां मिलने के पश्चात मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि ये किसकी बनी हुई मूर्तियां है। ये टेराकोटा की बनी हुई है, ये पत्थरों की बनी हुई है, या कोई और जो है, क्या बोलते हैं उसे, संगमरमर, उससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई मार्बल। है ना। तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, फिर उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर मैं एक एक विषय में जा सकती हूँ जैसे जैसे अवशेष आए। पर इन सब विषयों का, जितने विषय आपको बताए थे, उन विषयों का पुरातत्व के साथ संबंध होता है। उनकी आपको बेसिक जानकारी हो तो आपको जल्दी से अध्ययन करना और सटीकता के साथ अध्ययन करना आसान हो जाता है ना। नहीं तो जैसे आपकी पूरी टीम रहती, मतलब किसी की भी ऐसी हाँ, पूरी इसमें टीम टीम रहती होती है है। कि नहीं अकेला ही इंसान करेगा, नहीं नहीं नहीं, कि इसमें वो फिर अकेला इंसान डिपार्टमेंट में निकलता है। भेजेगा कि आप। नहीं, अकेला इंसान निकलता है, लेकिन इसमें टीम भी होती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने टीम के साथ जाना पड़ता है। दूसरी बात, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी की जाती है वो ज्यादातर सरकार की ओर से की जाती है, या सरकार से प्रोजेक्ट लेकर। समझो अभी कल मुझे महाराष्ट्र के आर्कियोलॉजिकल स्टडी करनी है जैनिज्म की अपेक्षा से, तो मुझे सरकार की ओर मेरा प्रोजेक्ट भेजना पड़ेगा, मेरा विषय भेजना पड़ेगा कि मैं इन इन किलो में, मैं इन इन आर्कियोलॉजिकल जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल, उन पुरातात्विक स्थलों का मैं अध्ययन करना चाहती हूँ। तो अगर सरकार को वो अच्छा लगता है, मैं वहां पर थोड़े प्रूफ और प्रमाण भेजूंगी, एक रिसर्च प्रपोजल करके भेजूंगी। सरकार को अगर लगा कि हाँ ये सही है, इस पर होना चाहिए, तो सरकार मुझे फंड करेगा। उस फंड से मैं अपनी टीम बनाऊंगी। पर ये काम अच्छा। 99% टीम के साथ ही होता है, ये अकेले का काम नहीं होता। हाँ, वही पूछ रहा था। हाँ, ठीक। ठीक है मैम। इसके बाद आता है कंपास, ये भी आपको पता है, जो पुराने जमाने में होती थी, वो मात्र 4 दिशाएं दिखाती थी। अब तो आपको 16 दिशाएं भी मिल जाती, 8 भी मिलती है। और इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर छोटी छोटी ये है, ये बीच की 8 है। इस कंपास में 16 दिशाएं दिखाई गई है, और जिस दिशा में आपका स्थल है, उस दिशा का निर्धारण कंपास के साथ किया जाता है। तो जब पुरातत्वीय स्थलों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो ये कंपास अपने पास होना जरूरी है। तो ये कंपास क्या है? दिशा बताने वाला उपकरण। ये किसके आधार पर चलता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर चलता है। ध्यान रखना, अपने हाथ में भी हो तब भी ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर काम करता है, और ये आपको 16 दिशाएं दिखाता है। मेन जो होती है ये प्रमुख 4 दिशाएं, फिर उनके बीच में जो छोटी देखो सुइयां आपको दिखेगी, वो बीच की 4 दिशाएं है। और इन 8 के बीच में और एक एकदम पतली सी रेखा है, ये आपको और उनके बीच की 8 दिशाएं, ऐसी 16 दिशाएं आपको दिखाते हैं। और उससे आपको पता चलता है कि जिस मंदिर का, जिस स्तूप का अध्ययन कर रहे हो, वो कौन सी दिशा में है। फिर उस दिशा के अध्ययन आधार से आप मानचित्र उसका बना सकते हो, उस दिशा की ओर से उसका चित्र बना सकते हो, है ना। और फिर आप खुदाई का जो क्षेत्र है वो सही दिशा में विभाजित कर सकते हो कि मुझे पहले पूर्व दिशा को ग्रहण करना है। और कभी कभी ध्यान रखना, आगे से मुझे वो स्थल जो है वो मुझे पूर्व दिशा दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर जाती हूँ अंदर भी दिशा बदलती है। पूर्व दिशा में अंदर जाने के बाद भी और दिशाएं बदलती है, ध्यान रखना। तो अगर आपको एक ही दिशा में काम करना है तो आपको हर बार कंपास आपको साथ में रखनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि आर्कियोलॉजी का जो अध्ययन है, ये कोई स्थूल अध्ययन नहीं है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सूक्ष्मता चाहिए, बहुत गहराई चाहिए, तब कहीं जाकर ये अभ्यास होता है। ये उपकरणों से भी आपको ध्यान में आएगा। अब इसके बाद देखिए जीपीआर, ये भूभौतिकीय उपकरण है। देखो जीपीएस क्या करता है, जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के माध्यम से जो जमीन की आकृति है वो बनाता है, उसकी स्थल की या उसकी आकार का निर्धारण करता है। जीपीआर क्या करता है, जमीन के नीचे, देखो आपको मैंने पिक्चर दिया है, ये जीपीआर है।
अभी ये नीचे की जमीन पूरी हरियाली से भरी हुई है। ये तो आपको समझने के लिए दिया है कि जीपीआर वर्क कैसे करता है। वो कैसे वर्क करता है, देखो उसने वो जीपीआर चला रहा है, उसके ऊपर वहां पर स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन। जीपीआर जैसे जैसे जमीन पर चलता है तो इस जमीन के इतने फुट नीचे यहाँ पर आपको पुरातत्वीय स्रोत मिल सकता है। ये उसको यहाँ पिक्चर में दिखता है। पिक्चर में दिखने के पश्चात उसे वो अगर और डीप में देखना चाहो तो वो देखता है कि ये कितना, मुझे कितना खुदाई करनी पड़ेगी तब मुझे ये पुरातत्वीय स्रोत मिलेगा। तो वो वहां पर ये कर लेता है, क्या बोलते हैं उसे, साइन लगा देता है कि यहां तक मुझे खुदाई करनी है ताकि वो जो पुरातत्वीय स्रोत है उसको कोई हानि नहीं पहुंचे। फिर वहां तक वो खुदाई करते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे शांति से वो अंदर जो है, जो भी है, चाहे दीवार हो, चाहे गुफा हो, चाहे कब्र हो, चाहे प्राणियों के अवशेष हो, चाहे कोई पुरानी नींव हो, कुछ बर्तन आदि होते हैं जो सिक्कों आदि से, सिक्के आदि से भरे हुए होते हैं, कभी गाड़ा हुआ होता है। ये सारी चीजें जमीन के नीचे अगर आपको मिल रही है या है तो वो जीपीआर से आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो है, और तभी खुदाई की जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि रैंडम मैंने किसी किताब में पढ़ लिया कि यहाँ पर पहले ऐसा था तो मुझे खोदना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप हर बार जमीन की खुदाई नहीं कर सकते। आपको पहले जीपीआर से ये ढूंढना पड़ेगा, जीपीआर से देखना पड़ेगा कि सच में जीपीआर में ये मिल रहा है क्या, तभी उसकी खुदाई होगी। ठीक, तो जीपीआर क्या है, भू भौतिकी ये उदाहरण है। भू यानी जमीन, जमीन के अंदर जो भौतिक संसाधन है, जो भौतिक चीजें हैं, जो भी है अवशेष, उन अवशेषों को ढूंढने वाला उपकरण, उन्हें बिना खोदे पहचानने वाला उपकरण, वो है जीपीआर। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है, तो जमीन के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे वो भेजता है और इन तरंगे से वो क्या होती है, वो तरंगे नीचे जाकर टकराती है और वापस आती है और उसका विश्लेषण उसके स्क्रीन पर वो करती है। और उससे उसको क्या होता है, जो भी जीपीआर का अध्येता है, जिसको जीपीआर के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसे पता चलता है कि अंदर क्या संरचना है, और उस संरचना के आधार पर वो अंदाज लगा देता है कि इसके नीचे ये मिल सकता है। ठीक, जैसे नालंदा भी क्या थी, जमीन के नीचे थी। वो जमीन के ऊपर नहीं थी, ऊपर सतह थी, किसी को पता भी नहीं था। पर जैसे उस जीपीआर के माध्यम से पता चला कि इसके नीचे बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, बड़े बड़े खंडर है, बड़ी बड़ी नीवें हैं, मतलब भींत आदि है, तो नालंदा विश्वविद्यापीठ नीचे है, ये जब देखा गया तब उसकी खुदाई का काम शुरू हुआ और तब वो मिला, इतना बड़ा ढांचा, वो भी जमीन के नीचे, आप सोचिए। ठीक, अब ये कितनी गहराई तक के इसको नाप सकता है, तो 10 से 15 मीटर तक को वो आराम से जान जाता है, स्पष्टता के साथ जानता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है डिफरेंशियल मैग्नेटोमीटर, इसे ग्रेडियोमीटर भी कहा जाता है। देखो ये है मैग्नेटोमीटर। अब ये क्या करता है, ये और जो सूक्ष्म चीजें हैं जमीन के नीचे की, जैसे धातु की आदि कोई बनी हुई चीजें हैं जो, और जमीन के नीचे 15 मीटर से नीचे भी जो चीजें दबी हुई है, कुछ ना कुछ संरचनाएं हैं और बहुत छोटी छोटी है, जैसे कभी मूर्तियों के धड़ होते हैं, मूर्तियां होती है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों को, और जो और गहराई में है, उन चीजों को ढूंढने का कार्य करता है डिफरेंशियल मैग्नेटोमीटर। ये चुंबक के आधार पर ही चलते हैं ये सारे, ये अपनी चुंबकीय तरंगों से जानते हैं कि जमीन के अंदर क्या है। ठीक, तो ये भी चुंबकीय माप यंत्र है, और धरती में जो चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले जो बदलाव है उसके आधार पर ये जानते हैं, उन संकेतों के आधार पर ये जानते हैं कि अंदर ये चीजें हैं। जैसे धातु की वस्तुएं हो, जो पत्थर आदि की मूर्तियां आदि है, जैसे भट्टी आदि है, खिलौने आदि है, जो धातु और मिट्टी से बने हुए हैं, जैसे कलश आदि है ना। तो ये धातु और मिट्टी से बने हुए जो भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी है, उन चीजों को, और वो दबी हुई है, उन चीजों को ढूंढने के लिए काम आता है ये उपकरण, इसे कहते हैं डिफरेंशियल मैग्नेटोमीटर। ठीक, या फिर ग्रेडियोमीटर। तो बड़े बड़े क्षेत्र है ना, उन बड़े बड़े क्षेत्रों को आप ऐसे ही खोज नहीं सकते हैं, खोद नहीं सकते हैं।
उनकी खुदाई ऐसे ही नहीं की जाती है। अब इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में आप कहाँ कहाँ खुदोगे, और इतनी छोटी छोटी चीजें आप कैसे ढूंढोगे? तो बड़े बड़े क्षेत्रों में ये मैग्नेटोमीटर को लाया जाता है, जिसे पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है, और जहां जहां पर इसकी लाइट लगती है, कभी रेड लाइट लगती है, कभी अपना अपना होता है, तो उस लाइट के माध्यम से ये जानते हैं कि यहाँ पर कुछ है। और फिर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर जो संकेत बनते हैं, उन संकेतों से पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीज नीचे है, और जैसी चीज जितनी नीचे है उसके आधार पर खुदाई की जाती है और उन चीजों को निकाला जाता है। ठीक। फिर इसके बाद है प्रतिरोधकता मीटर। यह भी एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीटर है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता, है ना। ये क्या करता है, ये विद्युत धारा भेजता है। ये विद्युत धारा भेजने के बाद जो अलग अलग वस्तुएं हैं, उन अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रतिरोध आता है। उन अलग अलग वस्तुओं को ढूंढा जाता है, और ढूंढने के लिए ये मतलब ये सारी जमीन के नीचे की चीजों के लिए, ये जो पीछे के तीन है, ये तीनों भी उपकरण जो जमीन के नीचे रहे हुए, है ना। जैसे कि पहले हमने कौन सा देखा था, जीपीआर, फिर ग्रेडियोमीटर, और अब प्रतिरोधकता मीटर। ये तीनों भी जमीन के नीचे की जो अवशेष है, उन अवशेषों का अध्ययन करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल होता है। जैसे प्राचीन बस्तियां, मैंने अभी अभी बताया था आपको, नालंदा विश्वविद्यापीठ, प्राचीन बस्तियां है, खुदाई की योजना, खुदाई के कहाँ करना है, कहाँ तक करना है, इसको आपको योजना बनानी है, ये आपको ढूंढना है। तो उसके पहले आपको प्रतिरोधकता मीटर वाला जो उपकरण है वो वहां रखना पड़ेगा, फिर आपको अंदाज आएगा कि आपको कहाँ तक खुदाई करनी है। फिर भूमि के नीचे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, जैसे खदान में सोना आदि होता है, धातु आदि होते हैं, उनके लिए भी ये उपकरण लगते हैं कि कहाँ सोने की खदान है। ये खोद कर नहीं देखा जाता, पहले इन उपकरणों के माध्यम से उनको पता चलता है कि यहाँ सोना होने की संभावना है, यहाँ पर हीरे की खदान होने की संभावना है, तब वो खुदाई शुरू हो जाती है। ठीक। तो जमीन के नीचे के जो पुरातत्वीय स्रोत है, उनका अध्ययन करने के लिए इन उपकरणों का होना आवश्यक है। ठीक। ये 11 उपकरण है। इसमें किसी को कोई शंका है? मैम फर्स्ट एंड सेकंड बताइए, मैंने लेट ज्वाइन किया ना मैम, तो मुझे पता नहीं। एक मिनट। मतलब स्टार्टिंग में क्या बढ़ाया आपने, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, बस इतना कुछ है नहीं उसमें। देखो, ये डंपी लेवल के बारे में मैंने बताया था कि ये एक सर्वेक्षण करने का उपकरण है। इसमें खुदाई स्थल की ऊंचाई, अगर वो कितना ऊंचा है, समतल भूमि से कितना ऊंचा है, वो ऊंचाई नापने के लिए, उस स्थल का नक्शा बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग होता है ना। इसे डंपी लेवल कहा गया है, जो भूमि की ऊंचाई को नापता है। फिर उसके बाद मैंने कहा था थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है, ये अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ही पिक्चर सामने दिया है, क्योंकि एक ही उदाहरण के साथ आपको बताना था। अब ये थियोडोलाइट में अलग अलग जगह पर है, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रहा होगा, एक तो रूम रहा होगा, या फिर वहां पर कोई ना कोई अध्ययन कक्ष रहा होगा, या किसी ना किसी विद्यार्थी का वहां पर ना, चाहे उसका कोई अपना पर्सनल काम करने के लिए हो, कभी कपड़े धोने का स्थान हो, कपड़े धोने का स्थान होता तो वो ध्यान में भी आ जाता, है ना, क्योंकि वहां पर जल निकास प्रणाली आपको मिल जाती। तो ये जो कोने हैं, ये भीत बीच बीच में आई है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होने की संभावना है। तो इन कोनों का अध्ययन, एक कोना दूसरे कोने से कितना लंबा है, नीचे का कोण ऊपर के कोण से कितना नीचे है, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई, ये जानने के लिए थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। जो प्राचीन इमारत की दिशा कौन सी ओर थी, उसे देखना है। मंदिर और स्तूप के कोण कैसे थे, कितने बड़े बड़े वो मंदिर थे, कोण कितने थे, मतलब कितने, षटकोणाकार था, चौकोनाकार था, अष्टकोणाकार था, या इससे भी ज्यादा कोण थे। फिर उसका मैप बनाने के लिए, जैसे आपको कोण पता चलते हैं तो आप मैप आसानी से बना सकते हो। और उसका वास्तविक स्थल, इन सब के लिए थियोडोलाइट का, इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और फिर लिया था टोटल स्टेशन। ये हाँ मैम। थियोडोलाइट जैसा ही होता है, पर ये और डीप में काम करता है और गहराई से काम करता है। थियोडोलाइट में बस टेलीस्कोप था, इसमें डिजिटल स्क्रीन भी होती है, मेमोरी भी वो स्टोर करके रख सकता है, और इसका कनेक्शन जीपीएस के साथ भी होता है। इस कारण से टोटल स्टेशन में जो आपको पूरा